हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे टॉप कोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड्स जैसे यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड्स, ये सभी अवेलेबल है आपके लिए और आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक का चैप्टर मिचबिल द ऑटर, इसका हम कवर करने वाले हैं आज एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम ये चैप्टर पढ़ें, हम जान लेते हैं इस चैप्टर को लिखा किसने है। तो इसे लिखा है गेविन मैक्सवेल ने। गेविन या गैविन मैक्सवेल, जो कि एक सही प्रोनाउंसिएशन है इनके नाम का। स्टूडेंट्स, ये एक नेचुरलिस्ट थे। अब इससे पहले हम चैप्टर पढ़ें, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एक नेचुरलिस्ट होता क्या है। उसके पहले वैसे इनकी लाइफ के बारे में एक जनरल चीज़ जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो गेविन मैक्सवेल, ही वॉज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट एंड ऑथर, बेस्ट नोन फॉर हिज नॉन फिक्शन राइटिंग एंड हिज वर्क विद ऑटर्स. He wrote the book Ring of Bright Water about how he brought an otter back from Iraq and raised it in Scotland. Basically एक नॉन फिक्शन राइटर थे, एक नेचुरलिस्ट थे, और जो इनकी नॉन फिक्शन राइटिंग जो होती थी ना, जो किताबें नॉन फिक्शन बुक्स इनकी जो थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। स्टूडेंट्स, इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1914 और इनकी डेथ हुई थी 7 सितंबर 1969। इसके अलावा ये जो है, इन्होंने एक बुक लिखी थी रिंग ऑफ ब्राइट वाटर, जिसमें उन्होंने एक ऑटर के बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से वो इराक से एक ऑटर को लेकर आए और उसे रेस किया था स्कॉटलैंड में। The otter was of a previously unknown subspecies which was subsequently named after Maxwell. अब स्टूडेंट्स, यहाँ हमें अब दो चीज़ें जाननी हैं। क्या? एक तो जानना है नेचुरलिस्ट, ठीक है, और दूसरा हमें जानना है कि ऑटर क्या होता है, ठीक है, ऑटर क्या होता है, और ये भी जान लेते हैं कि सब स्पीशीज़ किसे कहा जाता है। बाकी तो जो डिटेल है गेविन मैक्सवेल के बारे में वो बहुत ही जनरल डिटेल है, लेकिन ये जो तीन चीज़ें हैं इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पहले जानते हैं सब स्पीशीज़ क्या होता है। सब स्पीशीज़ अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है उप प्रजाति। क्या होता है? उप प्रजाति, यानी मेन प्रजाति नहीं होती, ये किसी भी मेन प्रजाति की जो आगे से प्रजातियां जो बढ़ती जाती हैं, उप प्रजाति कहा जाता है, सब स्पीशीज़ क्या कहा जाता है। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। जैसे वुल्फ है, भेड़िया जो होता है या वुल्फ जो होता है वो होती है मेन स्पीशी, ठीक है, मेन स्पीशी। वहीं जो हमारे डॉग्स होते हैं वो इन्हीं भेड़ियों की एक सब स्पीशी है। मतलब वॉल्फ की ही जैसे आगे से आगे जब प्रजातियां बढ़ती चली गई तो वो डॉग के रूप में भी बनी, तो उसे कहा जाता है सब स्पीशी। आई होप आपको ये बात क्लियर है। स्टूडेंट, ये बहुत ही छोटी छोटी सी डिटेल्स होती हैं जो आपको चैप्टर को और अच्छे से समझने में हेल्प करती हैं, ताकि आपको समझ में आता है कि अच्छा ये कौन है, क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब भी हम कोई भी चैप्टर या कोई भी पोम पढ़ रहे होते हैं, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, हमें उनके आंसर्स लिखने हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स आंसर्स को याद भी कर लेते हैं अच्छे से, फिर भी बहुतों के साथ ये होता है कि उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते जितनी उन्होंने मेहनत की होती है। सही है। देखिए, मेहनत कोई किलो के हिसाब से नहीं होती कि किसी ने 5 किलो की है, किसी ने 2.5 किलो की है, ऐसा नहीं होता है। आपको सही दिशा में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। गलत दिशा में मेहनत, अगर कोई दीवार तोड़नी है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दीवार तोड़नी है या बनानी है तो कहाँ पर उस दीवार को बनाना है। सिर्फ दीवार बनाना है, कहीं पर भी बना दो, ये ठीक नहीं है। अगर कहीं पर भी दीवार बना देंगे तो क्या घर प्रॉपर्ली बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमें देखना, जानना, सोचना, समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं क्या सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं।
अगर आपको अपने आंसर्स और बेहतर बनाने होते हैं तो आपको उस चैप्टर से जुड़ी हुई हर चीज़ को ना अगर समझ में आ जाती है ना, वो बेस्ट होता है, क्योंकि आप फिर अपने आप से आंसर्स दे पाते हो। अब जैसे ये शब्द आया सब स्पीशीज़, अगर किसी स्टूडेंट को सब स्पीशी का अर्थ नहीं मालूम है तो वो कहीं ना कहीं ऑटर की जो भी डिस्कशन हो रहा होगा ना, उसको बहुत प्रॉपरली नहीं समझ सकेगा। ठीक है। जब भी हम मेमोराइज करते हैं किसी चीज़ को, बस याद कर लेते हैं, वो कुछ समय के लिए ही हमारे दिमाग में रहती है, उसके बाद वो उड़ जाती है, गायब ही हो जाती है। तो एग्ज़ाम्स के आने तक तो फिर से गायब हो जाती है दिमाग में। इसीलिए समझना ज़रूरी है, और समझ जाते हैं ना तो जब रिवाइज करते हैं तो वो रिवीजन आपके लिए हो जाता है एकदम पीस ऑफ केक, बहुत ही आसान हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके, इसीलिए मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको बताना चाह रही हूँ। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं नेचुरलिस्ट पे। नेचुरलिस्ट का क्या मतलब होता है? ये बना है नेचुरल, नेचुरल शब्द देख रहे हैं ना, इसमें नेचुरल है, और नेचुरल वर्ड किससे बना है? नेचर से, यानी प्रकृति। नेचर को क्या कहा जाता है हिंदी में? प्रकृति कहा जाता है, और इसे कुदरत भी कहा जाता है। ठीक है। तो जो प्रकृति है या नेचुरलिस्ट, वो लोग होते हैं, वो व्यक्ति जो किसी भी ऑर्गेनिज्म और उस ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट या पर्यावरण के साथ किस तरीके का तालमेल है, क्या रिश्ता है। जैसे अगर हम ऑटर की बात करें तो ऑटर, इनकी जो गोद में है वो ऑटर ही है। ठीक है। तो ऑटर एक जानवर है, इसको हिंदी में कहा जाता है उदबिलाव। ठीक है। तो उदबिलाव के बारे में, उसका पर्यावरण में उसकी जो लाइफ है वो किस तरीके से जीता है, जैसे हम इंसानों की भी एक लाइफ साइकिल होती है, किस तरीके से हम क्या खा के, हमारी खुराक क्या है, हम किन किन चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है, क्या क्या चीज़ों से हम एलर्जिक हैं। इसके अलावा भी हमारा जो एग्जिस्टेंस है एनवायरनमेंट में, वो एनवायरनमेंट पे क्या असर डालता है, या एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर क्या असर होता है, वो सेम चीज़ जब ऑर्गेनिजम्स के साथ पढ़ी जाती है तो उसे ही कहा जाता है नेचुरलिस्ट। यानी जो व्यक्ति नेचुरल वर्ल्ड को पढ़ता है। किसे पढ़ता है स्टूडेंट्स? नेचुरल वर्ल्ड को, कि पर्यावरण का और किसी भी जानवर का, किसी ऑर्गेनिज्म का क्या एनवायरनमेंट कैसा है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, किस तरीके से पर्यावरण का उस ऑर्गेनिज्म पे, ऑर्गेनिज्म का पर्यावरण पे असर पड़ रहा है। ये जो पढ़ाई कर, ये जो पढ़ते हैं या जानते हैं, उसे ही नेचुरलिस्ट कहा जाता है। अब ये नेचुरलिस्ट मैंने आपको इतना डिटेल में क्यों समझाया है? इसलिए क्योंकि जो गेविन मैक्सवेल है वो तो नेचुरलिस्ट है ही। ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं तो इसमें इन्होंने अपने ही बारे में तो बताया है पूरा, कि किस तरीके से वो ऑटर को कहाँ से लेकर आए, किस तरीके से उसे रेस किया कर रहे थे, पाल पोस के बड़ा कर रहे थे। ठीक है। तो ये आपको समझने में हेल्प मिलेगी कि यूजुअली अपने घर में हम जब पेट पालते हैं, कोई भी पालतू जानवर को हम रखते हैं, रख रखाव करते हैं, तो यूजुअली डॉग्स या कैट्स या पैरट या खरगोश इस तरीके के रखते हैं। ये वो हैं जिन्हें नॉर्मली रखा जाता है अपने घर पे, है ना, एज पेट। उदबिलाव अधिकतर लोग नहीं ही रखते। तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो ये कहानी के अंदर जो व्यक्ति है वो अपने घर में अपने साथ एक उदबिलाव रखने लगा। ऐसा क्या कारण हुआ? ठीक है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो नेचुरलिस्ट हैं, और क्योंकि उनका काम ही यही है इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ऑटर कौन होता है? उदबिलाव, और उदबिलाव एक सब स्पीशी है। ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है। ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर अगर हो गया है ना, तो ये जो चैप्टर है वो भी आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। अब देखिए ये चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली 4 पार्ट्स में है। मतलब 4 पार्ट्स में ऐसा नहीं कि अलग अलग खंड है, बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। तो ये है फर्स्ट स्टेज। देखते हैं इसमें हमारे जो ऑथर हैं वो क्या कह रहे हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल्स टू सदर्न इराक। यानी 1956 में, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 मतलब शुरुआत में ही, कहीं न्यू ईयर की शुरुआत में ही 1956 के ईयर में ही ट्रैवल्ड, जो ऑथर है वो कहाँ गए? सदर्न इराक गए। कहाँ गए? सदर्न इराक गए। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. अब यहाँ इस लाइन का मीनिंग समझने से पहले ये जाने
जो ये ऑथर है ना, उनके पास पहले एक पेट हुआ करता था, एक डॉग हुआ करता था पहले, ठीक है। वो डॉग की डेथ हो गई, तो नेचुरलिस्ट होने के कारण इन्हें जो पेट्स हैं या जानवर हैं, नॉट जस्ट पेट्स, कोई भी एनिमल्स हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स, इनसे बहुत एक लगाव रहा है हमेशा से, बहुत पसंद करते थे। तो इनका जो पेट था उसकी डेथ हो गई, तो अब वो चाहते थे कि एक अकेलापन सा आ जाता है, क्योंकि आप जब पेट पालते हैं ना, तो वो पेट आपके लिए एक फैमिली मेम्बर की तरह ही हो जाता है, और आप नहीं चाहते हो कि वो आपसे बिछड़े। लेकिन डेथ आ सकती है, ठीक है, इट्स इनएविटेबल, वो तो आएगी ही। तो जब ये डॉग से बिछड़ गए, उसकी डेथ हो गई, तो ये चाहते थे कि मेरे पास एक और पेट हो। और इस बार उन्होंने क्या सोचा, इस बार उन्होंने सोचा कि वो डॉग के बजाय एक ऑटर को पालेंगे। डॉग के बजाय किसको पालेंगे? ऑटर को, या ऑटर को पालना चाहेंगे। क्रॉस्ड माई माइंड का क्या मतलब होता है कि एक विचार मेरे दिमाग में आया, ख्याल मेरे जहन में आया। कहते हैं ना, अचानक से एक ख्याल मेरे जहन में आया, या अचानक से एक विचार मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे एक डॉग के बजाय इस बार एक ऑटर को पालना चाहिए। ये है इसका मीनिंग। तो 1956 में, जो 1956 के शुरुआत में, मतलब इस साल के शुरुआत में, मैं सदर्न इराक गया, और अचानक से मेरे ख्याल में, जहन में मेरे एक ख्याल आया, दिमाग में एक विचार आया कि इस बार एक डॉग के बजाय मुझे एक ऑटर पालना चाहिए। And that Chemosphaena, ringed by water, a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. अब ये जो एक्सपेरिमेंट की बात यहाँ हो रही है ना, वो क्या एक्सपेरिमेंट है? कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट है कि एक ऑटर को पालना अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि ऑटर यूजुअली कौन ही पालता है, नहीं पाले जाते हैं एज सच, ठीक है, एज अ पेट तो नहीं पाले जाते हैं, ठीक है। तो ये है कि ये भी एक नया ही एक्सपेरिमेंट होगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा कि देखते हैं, चलो कि हम एक नया एक ऑटर को पाल कर देखते हैं। इसके अलावा वो कहाँ पालने की सोच रहे थे? बेसिकली ऑटर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। एक्वेटिक यानी पानी के जीव होते हैं, पानी, एक्वेटिक होता है पानी, ठीक है। तो एक्वेटिक जीव होते हैं, पानी के जीव होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है दैट Chemosphaena ringed by water a stone's throw। अब पहले a stone's throw का मतलब समझिए, ये एक फ्रेज भी कह सकते हैं, ईडियम भी कह सकते हैं। इस ईडियम का मतलब होता है कि बहुत थोड़ी सी दूरी पर, घर से बहुत, मतलब थोड़ी सी दूरी पर, और यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम इट्स डोर, यानी घर, जो दरवाज़ा है, घर का दरवाज़ा है, तो दरवाजे से थोड़ी ही दूर, ठीक है। अ स्टोन्स थ्रो मतलब थोड़ी सी ही दूर। Chemosphaena ringed by water, ये Chemosphaena का मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छा मीनिंग है। Chemosphaena का मतलब ये होता है कि जब दो चीज़ें दर्शाता है, एक तो ये दर्शाता है पीसफुल माइंड। पोएट्स इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पीसफुल माइंड दिखाने के लिए। पोएट्स के द्वारा जो इस शब्द का इस्तेमाल होता है ना, पोएट्स यूज इट एज पीसफुल माइंड। मतलब जब भी कोई पोएट Chemosphaena का यूज़ करता है, तो बेसिकली बताना चाह रहा है कि वो इस वक्त कितना रिलैक्स्ड है, कितना शांति प्रिय महसूस कर रहा है, ये बताना चाहते हैं। इसके अलावा Chemosphaena का बेसिकली मतलब होता है कि एक फ्रेश वॉक। ये तो पोएट के द्वारा है, ठीक है, ये तो पोएट के द्वारा क्या मीनिंग बताया जाता है, पोएट्स के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इसका मीनिंग क्या है? इसके अलावा जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता है फ्रेश वॉक। अब फ्रेश वॉक क्या है? फ्रेश मतलब वॉकिंग तो समझ में आती है, फ्रेश वॉक क्या है? तो फ्रेश वॉक का मतलब होता है, मान लीजिए कहीं कभी आप बीच किनारे यानी समुद्र के किनारे अगर आप वॉक करने जा रहे हैं, तो आप कितना फ्रेश फील करते हैं, कितना रिफ्रेशिंग आपको महसूस होता है ना। उसी तरीके की जो एक वॉक होती है जहाँ आपको बहुत ही अच्छा फील हो, एक रिलैक्सेशन सा फील हो, इस तरीके की वॉक को ही कहा जाता है Chemosphaena। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को, इस स्टैंजा को थोड़ा सा गहराई से समझना ज़रूरी है, क्योंकि
क्योंकि इसके आगे तो बहुत ईजी हो जाना है, लेकिन ये इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बैकग्राउंड एक बार समझ में आ जाता है ना किसी भी स्टोरी का, तो उसके बाद में आगे की जो पूरी स्टोरी है बहुत ही ईजी हो जाती है। तो ये मीनिंग हुआ कैमस्फेरना का। अब ये कैमस्फेरना कहाँ पर है? रिंग्ड बाय वाटर, मतलब पानी का। रिंग का क्या मतलब होता है? यानी रिंग ऐसी कुछ होती है ना, सर्कुलर, तो यहाँ पे रिंग्ड बाय वाटर यानी एक रिंग की शेप में वाटर बॉडी है। तो ये सारा इसका मतलब है कि वहाँ जाकर ये एक वॉक ले सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन वॉक लेगा? यहाँ बेसिकली बात हो रही है इस ऑटर की, कि ऑटर जो है ना यहाँ पर कैमस्फेरना कर सकता है। यहाँ एकदम फ्रेश वॉक हो जाएगी इस ऑटर की, इस वाटर बॉडी में, इस पानी के, ये जो पानी है ना यहाँ पर जो रिंग के शेप में है, मतलब ऐसा कुछ बना हुआ है, और यहाँ पर ये पानी है, ठीक है। दिस ब्लू पोर्शन इज पानी, और इसके अंदर जब वाटर को डालेंगे तो ये काफ़ी इंजॉय करेगा, काफ़ी इसका तो एक कैमस्फेरना ही हो जाएगा ना, इसमें घूमना, वाटर का तो वॉक करना ही हो जाएगा ना, फ्रेश वॉक, तो वाटर विल बी वेरी हैप्पी। तो ये इसलिए बताया गया है कि मैं इसलिए एक वाटर को पाल सकता हूँ क्योंकि मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक ये भी रिंग शेप का एक पानी वाटर बॉडी भी है जहाँ पे उसे रखा जा सकता है। तो ये बात कैसे पता चली? यूजुअली लोगों को नहीं पता होती इस तरीके की बात, लेकिन क्योंकि हमारे जो ऑथर हैं वो एक नेचुरलिस्ट हैं, तो उनको पता है कि ऑर्गेनिजम्स का या अलग अलग किस्म के जानवरों का जो उन्हें रहने के लिए किस तरीके का वातावरण चाहिए। हम ये नहीं सोचते ना फिश को हम यहाँ बांध कर रख देंगे ऐसा नहीं सोच सकते ना, उसे एक एक्वेरियम, उसको पानी चाहिए ही ना। उसी तरीके से ऑटर के लिए क्या ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, उसको किन किन कैसा हैबिटेट होता है उसका, किस तरीके से उसको जीने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो ध्यान में रखकर। और यहाँ हमारे ऑथर को पता है कि ये चूंकि एक एक्वेटिक मैमल है तो इसको तो पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो पानी कहाँ पर है? मेरे घर से कुछ ही दूरी पर पानी की भी व्यवस्था है अच्छी भली, जहाँ पर उस ऑटर का कैमस्फेरना हो जाएगा, यानी वो ऑटर का एक फ्रेश वॉक ले सकता है उस पानी में, वहाँ पर उसको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी इन्जॉय करेगा। जैसे हम ये हिंदी अनुवाद है स्टूडेंट्स, जैसे हम सोचते हैं ना कहीं घर खरीदते हैं तो हम सोचते हैं ना कि घर के पास स्कूल होना चाहिए, कॉलेज या जो ऑफिस है वो भी घर के पास ही हो, ये सब हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसी तरीके से ये इस तरीके की रिक्वायरमेंट इस उदबिलाव की है, इस ऑटर की है, और ये रिक्वायरमेंट जो है हमारे ऑथर अच्छे से समझते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. अब यहाँ पर आगे क्या हुआ कि इसने बहुत ही, जो ऑथर है वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तो ऑथर ने अपने फ्रेंड को बोला कि बहुत ही कैजुअली, मतलब ऐसे बहुत सरप्राइजिंग वे में नहीं बताया कि अरे पता है मैं एक ऑटर रखने पालने की सोच रहा हूँ, ऐसे नहीं, बहुत ही आसानी से बता दिया, बहुत ही नॉर्मल ऑर्डिनरी साधारण तरीके से बताया कि और कैसे हो भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर पे एक पेट पाल लूँ और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑटर को पालूँ। तो जितना कैजुअली इसने ऑथर ने कहा उतना ही कैजुअली इसके फ्रेंड ने भी जवाब दिया, हाँ बिल्कुल पाल सकते हो, मैं भी पालने की सोच रहा हूँ। और कहाँ पे पालने की सोच रहा हूँ? टाइग्रिस मार्शेस में, ये एक जगह का नाम है, और ये टाइग्रिस मार्शेस फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज। एज कॉमन एज मॉस्किटोज का क्या मतलब होता है कि मॉस्किटोज की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। मॉस्किटोज की, मच्छर मक्खी जो होते हैं, तो ईजीली फाउंड, मतलब तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा यहाँ भी मच्छर, यहाँ भी मच्छर। तो बेसिकली इस पूरे फ्रेज़ का मतलब ये होता है, इडियम का मतलब ये है कि कोई चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाना, कि अरे वहाँ पर तो भरे हुए हैं ये। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऑटर्स हैं वो कहाँ पर बहुत ही रेगुलरली मिल जाते हैं, कहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, राइट। तो कहाँ मिल जाते हैं? टाइग्रिस में, यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यही बोला गया है कि मैं भी सोच रहा हूँ
जो फ्रेंड है ऑथर का, वो कहता है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने लिए एक ऑटर रख ही लेता हूँ, कि मैं भी एक पाल ही लेता हूँ ऑटर। और टाइग्रिस मार्शेस में ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे अवेलेबल होते हैं। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स। जो अरब लोग हैं यानी अरेबिक जो होते हैं, उनके बारे में बोला गया है कि जो वो टेम का मतलब क्या होता है? टेम का मतलब होता है जो पालते हैं, ठीक है, पालते हैं। तो अरब लोग जो होते हैं वो ऑटर्स को बहुत ज़्यादा पालते हैं। जैसे वहाँ पर शेर वगैरह भी पाले जाते हैं। अगर हम दुबई की और इन एरियाज़ की बात करें, गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर शेरों को भी और सिंह को भी पाला जाता है, ठीक है, वहाँ बहुत कॉमनली पाला जाता है। जैसे इंडिया में बहुत कॉमनली किसे पाला जाता है? तो डॉग्स को पाला जाता है, या गाय भैंस, ये जो मैमल्स भी जो है, कैटल है, इन्हें पाला जाता है, बहुत नॉर्मल। उसमें ऑटर्स को कहाँ पाला जाता है? अरब्स के द्वारा, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए इसको ये बात बहुत ही सरप्राइजिंग नहीं लगी इस फ्रेंड को कि हाँ हाँ पाल लो, मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी पालूँ, क्योंकि वहाँ पर तो पाले ही जाते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा to the consulates general to collect and answer our mail from Europe. At the consulates general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. इसका मतलब ये है कि ये लोग कहाँ गए थे? कंसुलेट जनरल पे एक उनका कोई मेल आने वाला था। मेल मतलब कोई लेटर, ठीक है, लेटर या जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो लेने के लिए गए थे ऑथर और उनका फ्रेंड। तो उसके फ्रेंड की तो मेल आ गई थी, लेकिन जो हमारा ऑथर है ना मैक्सवेल की मेल अभी तक नहीं आई थी, ठीक है। मैक्सवेल यानी वो जो जब जा रहे थे अपनी मेल को या अपना जो भी लेटर है वो कलेक्ट करने के लिए, जब ऑफिस में जा रहे थे, कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में जब जा रहे थे, तो वहाँ पर देखा कि मेरे फ्रेंड की तो आ गई है लेकिन मेरी मेल तो नहीं आई है अभी तक। तो इसलिए ये है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। आई केबल्स टू इंग्लैंड। अब वो लेटर इम्पॉर्टेंट है, वो लेटर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा नहीं कि अगर नहीं आई है तो मैं सोचूं चलो ठीक है बाद में आकर देख लूँगा, बाद में आकर चेक कर लूँगा क्या है, ऐसा नहीं है। इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ क्या हुआ? I cabled to England and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. अब यहाँ पहले केबल किया। केबल पुराने समय में ये सूचना पहुँचाने का एक ज़रिया था, एक तरीका था कि इंग्लैंड में, मतलब एक तरीके से मैसेज पहुँचवाया। तो इंग्लैंड से वो मेल आने वाली थी, ठीक है, इंग्लैंड से मेल आने वाली थी, मेल नहीं आई थी, तो इंग्लैंड में उन्होंने केबल किया, मैसेज पहुंचवाया कि मेरी मेल अभी तक नहीं आई है। लेकिन 3 दिन बाद तक भी कुछ नहीं हुआ, 3 दिन बाद भी मेरी कोई मेल नहीं आई। तो फिर मुझे फ़ोन करना ही था, तो मैंने फिर फ़ोन करने की कोशिश की। अब आजकल तो ये है, आपने मोबाइल फ़ोन्स उठाए, नंबर डायल किया और लग गया नंबर, ठीक है। पहले ट्रंक कॉल्स होते थे, फ़ोन्स को बुक करवाना पड़ता था, फिर जब वो बुकिंग कंफर्म हो जाती थी तब आप कॉल कर पाते थे, और उसके लिए भी आपको एक लिमिटेड टाइम ही मिलता था कि आप 1 मिनट 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट तक बात कर सकते हो, है ना। ये पहले फ़ोन्स इस तरीके से होते थे। तो जब केबल करने के बाद भी कोई भी कुछ भी हुआ नहीं, मेरी मेल आई नहीं, यानी मैक्सवेल की मेल आई नहीं, तो फिर फ़ोन करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस। ये देखिए 24 घंटे यानी एक दिन पहले बुक करना पड़ता है टेलीफोन कि भाई मुझे फ़ोन करना है, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। यानी अब वो ये बता रहे हैं कि मैं जब फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे साथ क्या हो रहा है। 3 दिन, एक तो मेल वैसे ही नहीं आई है, 3 दिन तक जब केबल कर दिया तो 3 दिन तक उन्होंने भी डिले कर दिया, कोई सूचना नहीं है। अब कोई सूचना नहीं है तो यहाँ पर इन्होंने फ़ोन करने की कोशिश की। अब फ़ोन करने के लिए क्या ज़रूरी है? 24 घंटे पहले बुक करवाना पड़ता है कि पहले बुक करवाओगे टेलीफोन को, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, राइट। तो पहले दिन क्या हुआ जब बुक करवाने के लिए गया? पहले दिन गया तो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब काम नहीं कर रही थी। आउट ऑफ ऑर्डर होने का मतलब है कि टेलीफोन जो है वो काम नहीं कर रहा था, जो लाइन है या नेटवर्क है, इट वाज आउट ऑफ लाइन, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर मतलब ना नेटवर्क था, किसी भी वजह से काम नहीं कर रहा था।
सेकेंड डे जब गया तो एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, मतलब जहाँ फ़ोन करने के लिए गए थे ना, टेलीफोन एक्सचेंज कहते हैं उस जगह को, कि यहाँ क्योंकि यहाँ पर वार्तालाप का आदान प्रदान होता है ना, एक्सचेंज ऑफ कॉन्वर्सेशन, तो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, टेलीफोन एक्सचेंज कहा जाएगा उस जगह को, ठीक है। तो टेलीफोन यहाँ पर क्या हुआ कि वो बंद था, कोई छुट्टी थी। रिलीजियस हॉलीडे का मतलब क्या होता है, कोई उनका फेस्टिवल होगा, इस वजह से छुट्टी थी, इसलिए वो ऑफिस बंद था। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, अ मैकेनिकल फेलियर, यानी कोई टेक्निकल इशू आ गया होगा, कोई मैकेनिकल इशू था कि वहाँ पर फिर से वो काम नहीं कर रहा था। अब 3 दिन तो पहले ही लेट हो चुके हैं और यहाँ पर भी देखो 3 दिन हो गए। क्या हो गया था, पहले दिन तो क्या हो गया था कि काम नहीं कर रहा था वो, फिर दूसरे दिन छुट्टी थी इसलिए ऑफिस बंद था, और तीसरे दिन फिर से कोई मैकेनिकल इशू हो गया इसलिए काम नहीं हो रहा था। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज्ड टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड। अब उसके फ्रेंड को तो जाना था, तो उसका फ्रेंड तो चला गया, ऑथर का जो फ्रेंड था वो तो चला गया, और आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और मैंने 1 हफ्ते बाद उससे मिलने का प्लान कर लिया कि चलो तुम तो जाओ, तुम यहाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो मेरे साथ, तुम तो जाओ और 1 हफ्ते बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। 5 दिन के बाद मेरा मेल आया, यानी कितना समय लगा देखो उसका मेल आने में, ये हिंदी अनुवाद है। 5 दिन के बाद उसका मेल आया, 5 दिन के बाद जाके, तो स्टूडेंट्स देखो कितना टाइम लगा। आजकल जो हमारा हमें कहीं भी कॉल करना होता है, कांटेक्ट करना होता है, तो कितना इजीली हम कांटेक्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन इस टाइम पे जब की बात है तो कितना मुश्किल हुआ होगा, कितना ज़्यादा मुश्किल था एक से दूसरी जगह बात करना, है ना। 3 दिन हो गए, पहले तो मेल आई नहीं, फिर और 3 दिन हो गए और लेट होते जा रहे हैं, उसके बाद भी कभी कोई इशू आ गया, कभी कोई टेक्निकल इशू है, कभी कोई मैकेनिकल फेलियर है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है और बात नहीं हो रही। और उसके भी 5 दिन बाद ये मेल हमारे ऑथर को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your otter. अब यहाँ क्या हुआ, जब ये 5 दिन बाद मेल आ गई थी हमारे ऑथर की, तो मेल लेकर जब वो घर पहुंचा तो क्या देखा उन्होंने, अपने बेडरूम में गए, ठीक है। मेल की बात हो रही है, क्या कैरी करा हुआ इन्होंने, मेल। अब जो भी चिट्ठी थी या जो भी लेटर आया था, तो वो उसको लेकर अपने बेडरूम में गए पढ़ने के लिए, और वहाँ ये क्या देखते हैं, स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर, यानी फ्लोर क्या होता है, फर्श, फर्श पर स्क्वाट करे हुए। स्क्वाट मतलब फर्श पर बेसिकली बैठे हुए हैं, लेकिन स्क्वाट का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है उकड़ू बैठे हुए हैं, यानी अपने घुटनों को फोल्ड कर कर जो बैठे हुए रहते हैं वैसे। तो वैसे बैठे हुए हैं, वर 2 अरब्स। और ये लोग कौन हैं जो बैठे हुए हैं, 2 अरबी लोग हैं, 2 अरबी लोग हैं। बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्क्वर्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। उनके बगल में ही एक बोरी पड़ी हुई है। सैक का मतलब होता है बोरी या थैला भी कह सकते हैं। बोरी होता है ना, जैसे आलू की बोरी होती है तो सैक ऑफ पटेटोज, ठीक है, तो आलू की बोरी हो गई इस तरीके से, तो बोरी या फिर थैला, थैला या झोला, तो उसे कहा जाता है सैक। तो सैक दैट स्क्वर्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्क्वर्म का मतलब क्या होता है, हिलना डुलना करना, ठीक है, हिलना डुलना करना। तो जो बोरी रखी हुई थी वो, जैसे आलू की बोरी अगर हम रख दें तो पड़ी रहेगी ना, उसमें कोई हलचल नहीं होगी। लेकिन ये जो बोरी थी या थैला था, वो समय समय पे स्क्वर्म कर रहा था, मतलब ऐसे मुड़ तुड़ रहा था, हिल डुल रहा था। They handed me a note from my friend. ये जो 2 अरबी लोग आए थे ना, उन्होंने एक नोट दिया, और वो नोट किसने लिखा था, ये जो ऑथर है ना, इसका जो फ्रेंड है जो चला गया, उस फ्रेंड ने वो नोट भेजा था इसके लिए इन अरबी लोगों के हाथों। और उस पर क्या लिखा हुआ था, नोट में क्या था, Here is your otter. ये लो तुम्हारा उदबिलाव, यानी इसके फ्रेंड ने इसके लिए एक उदबिलाव भेजा है अरबी लोगों के हाथों।
इसका ये मतलब ये स्टूडेंट्स कि वहाँ पर कितना इजीली ऑथर मिल जाता है, अरब में बहुत इजीली ऑथर मिल जाता है, इसलिए वहाँ से ऑथर के फ्रेंड ने एक उत्बिला भेज दिया इनके लिए, ठीक है, एक ऑथर भेज दिया। ये है इसका हिंदी अनुवाद कि ये चीज़ कहीं ना कहीं ये मैक्सवेल जो है ऑथर, अब आगे से मैं ऑथर को ना मैक्सवेल बोलूँगी क्योंकि कई बार ऑथर और ऑटर बोलने में सिमिलर सा साउंड कर रहा है। आई होप आप कंफ्यूज इससे बिल्कुल ना हों। जो मैक्सवेल है और हमारे गैविन, उनकी बात कर रही हूँ। तो गैविन मैक्सवेल जो है, इनके फ्रेंड ने इनके लिए एक ऑटर भेज दिया, कहाँ से, अरब से। और लेकर कौन आया, 2 अरबी, एक नोट हाथ में लेके कि ये रहा तुम्हारा ऑटर। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेज पे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेज के अंदर जो हमारे मैक्सवेल हैं, गैविन मैक्सवेल, इनको एक ऑटर मिल गया। उनकी एक इच्छा थी कि मैं इस बार अब डॉग नहीं पालूंगा, मैं एक ऑटर पालूंगा। ये इच्छा उन्होंने अपने फ्रेंड को बताई, और फ्रेंड को बताने के बाद उन्हें समझ में आया कि हाँ मुझे तो जैसे फ्रेंड को बताई तो उनकी फ्रेंड ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ पाल लेना चाहिए, अरब में तो बहुत, टाइग्रिस में बहुत आसानी से मिल जाता है। और ये ऐसे करके उनका फ्रेंड बाहर चला गया, और फिर बाद में मैक्सवेल के लिए एक ऑटर भिजवा दिया। अब सेकेंड स्टेज आती है। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगैन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जैसे ही वो बोरी खुली, जैसे ही वो थैला खोला गया, तो उसमें से जो निकला ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो बोरी खोली गई, ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन का एक नया पहलू शुरू हो गया है, मेरे जीवन का एक नया एक दूसरा फेज़ है, एक नया फेज़ है जो अब शुरू हो गया है। क्या फेज़ है ये, एक ऐसा फेज़ शुरू हुआ जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, कभी तक, जब ये इस बारे में लिख रहे हैं कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। इसका मतलब है बिफोर आई डू मतलब मेरे अंत से पहले, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा अंत मतलब मेरी डेथ, तो मेरी डेथ से पहले या मेरे अंत से पहले ये फेज़ ख़त्म हो जाए, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा। इसका मतलब ये है कि ऑटर की कंपनी को हमारे मैक्सवेल ने काफ़ी एंजॉय किया होगा, ठीक है। इट इज़ in effect a thraldom to otters on an otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। इसका ये मतलब है, thraldom का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, ये ओल्ड फैशन या पहले के समय में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इसका मतलब होता है being under control of, मतलब किसी के कंट्रोल के अंदर होना पूरी तरीके से, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ इन इफेक्ट अ thraldom टू ऑटर्स, मतलब मैं ऑटर्स के ही कंट्रोल में कहीं ना कहीं हूँ, कि मुझे बहुत पसंद आया कि यहाँ पे कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि वो राज कर रहा है, जो ऑटर है वो मैक्सवेल पे राज कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। बात क्या है कि मुझे उससे इतना लगाव हो गया है कि, होता है ना, अगर आप घर में कोई बच्चा होता है तो कई बार आपको उससे इतना लगाव हो जाता है कि आपको पता भी अगर हो कि वो बच्चा कुछ गलती कर रहा है, ये, लेकिन आपको इतना ज़्यादा लगाव है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे दांतों में कीड़े लगे हैं, लेकिन फिर भी आप चॉकलेट की इच्छा कर रहे हो, तो ठीक है खा लो चॉकलेट, ऐसा हो जाता है ना। मतलब उनकी ज़िद के आगे हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि इस हद तक लगाव होता है उन बच्चों से। ऐसा ही एक लगाव ऑटर के साथ भी है हमारे मैक्सवेल का, और इसीलिए उसके कंट्रोल में, उसके काबू में कहीं ना कहीं वो हैं। एंड ऑटर फिक्सेशन, ऑटर फिक्सेशन का मतलब है बहुत गहरा जुड़ाव हो जाना किसी के साथ, और यहाँ पर वो जुड़ाव किसके साथ हो रहा है, ऑटर का। तो जो मैक्सवेल है, इनका जुड़ाव जो है ऑटर के साथ इस हद तक हो गया, इतना बढ़िया हो गया कि कहीं ना कहीं उसके काबू में ही रहने लगे। That I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। अब इस पूरी बात का मतलब ये है कि मैक्सवेल जितना ज़्यादा पसंद करने लगे थे एक ऑटर को, जो ऑटर उन्हें मिला था वो इतना ज़्यादा उन्हें देखते ही इतना पसंद आया। और यहाँ अपनी पूरे एक्सपीरियंस के बारे में वो बता रहे हैं, क्योंकि जब इसको लिख रहे थे, ये जो चैप्टर इन्होंने ये जो लिखा है, जब लिख रहे थे, इसका मतलब उन्होंने
ऑटर के साथ रहना पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर लिया है, उनको पूरी तरीके से पता है कि ऑटर के साथ रहना कैसा होता है, उसकी हरकतें, अटखेलियाँ, मिसचीव्स क्या क्या होते हैं वो सब हमारे मैक्सवेल को पता है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद वो यहाँ रह रहे हैं कि जब मैंने वो थैला खोला था और उसके अंदर जैसे ही वो थैला खुला, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीवन का एक नया चरण शुरू हो चुका है, एक नया पहलू शुरू हो गया है, एक नए फेज़ में मैं एंट्री ले रहा हूँ। और वो एंट्री, वो फेज़ जो है वो ऐसा फेज़ है, वो एक ऐसा समय शुरू हो रहा है मेरे जीवन का जो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे जीवन के अंत से पहले उस फेज़ का अंत हो जाए। क्योंकि मैं इस हद तक इस ऑर्डर को पसंद करता हूँ कि मेरा इससे जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, वो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी किसी ऑटर को पाला हो। इसके अलावा कोई भी नहीं समझ सकता, इसके अलावा कोई भी इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है कि एक ऑटर को पालना क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा एक एक्सपीरियंस है जिसे सुनकर समझकर इतना अच्छे से आप नहीं जी सकते। सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सुनने पर तो, लेकिन ये एक ऐसा अनुभव है, एक्सपीरियंस है जिसे सिर्फ जीना पड़ता है। और मैंने यानी मैक्सवेल ने इस एक्सपीरियंस को जिया है, और मेरे इस एक्सपीरियंस को वही समझ सकता है गहराई तक जिसने कभी खुद ने भी इस एक्सपीरियंस को जिया हो, खुद ने भी एक ऑटर को, उदबिलाव को कभी पाला हो। The creature that emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. सबसे पहले तो जान लेते हैं medievally conceived का क्या मतलब होता है। medieval मतलब medieval period यानी मध्यकाल, यानी बहुत पुराने समय का कंसीव किया हो। कंसीव का क्या मतलब होता है? कंसीव्ड नोशंस कई बार होते हैं ना, दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा आपके जो एक ख्याल होते हैं जो रहते हैं, ठीक है, जो स्थिर रहते हैं, टिके रहते हैं, जड़ बना लेते हैं कुछ विचार, उन्हें कहते हैं कंसीव्ड नोशन, ठीक है, ग्रहण किए हुए। तो पुराने समय का एक जो जीव की बात कर रहे हैं, कौन सा? ड्रैगन। ड्रैगन जानते हैं हम सभी लोग, डायनासोर जैसा होता है ना ड्रैगन, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे एक इमेजिनरी क्रीचर, एक ये था हमारे दिमाग में बहुत पुराने समय का एक जो ये जानवर था ड्रैगन, उसी का ही एक छोटा रूप है ये ऑटर। मतलब एक ड्रैगन का रूप एक बताया जा रहा है इस ऑटर को कि जैसा ड्रैगन था ना पुराने समय का एक ड्रैगन है। एन इमेजिनेशन ऑफ द मिडिल एजेस, मतलब उस समय का मतलब एक इमेजिनेशन है। तो वो जो ड्रैगन जो है ना, वो भी एक इमेजिनेशन वाली का इमेजिनरी क्रीचर है, वास्तव का पता नहीं है। तो वो जो ऐसा एक जानवर है उसका एक छोटा रूप है ऑटर। तो जैसे ही उस बोरी से वो ऑटर निकला, स्पेशियस टाइल, मतलब जो फर्श था ना वो टाइल का था और काफ़ी अच्छी बड़ी जगह थी वो वहाँ खुली हुई। तो जैसे ही बोरी से बाहर निकला और स्टाइल पर आया तो क्या हुआ, ऐसा ही लगा कि मानो ये तो कोई राक्षस ही बाहर निकल कर आ गया। उस राक्षस का, कौन सा राक्षस? ड्रैगन। कि उस राक्षस का एक छोटा सा रूप हो, कि वो वैसा सा ही लग रहा था मुझे तो ये। From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. Armor का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कवच, ठीक है, कवच। अब यहाँ पर कवच, बेसिकली कवच यूज़ कौन करता है? आर्मर कौन यूज़ करता है? जब भी लड़ाई करने को, मतलब किसी वॉर में पहले जाते थे, राजा महाराजा मान लीजिए किसी युद्ध में जाते थे तो कवच पहनते थे ताकि हमलों से बचा जा सके। तो वो होता है किसी भी वार से, अटैक से बचा जा सके, तो उसे कहा जाता है कवच। यहाँ ये कवच की क्या बात हो रही है? यहाँ कवच एक तरीके से ऑटर की स्किन को बताया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं? सर से लेके, अब हम क्या बोलते हैं? सर से लेके पैर तक, लेकिन जब ऑटर की बात करेंगे तो पैर तक नहीं बोलेंगे, सर से लेकर उसके पूंछ की नोक तक, ठीक है, पूंछ की नोक तक पूरी तरीके से वो किससे सना हुआ था? सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड, मतलब धारियाँ सी बनी हुई थी, मिट्टी की धारियाँ बनी हुई थी, समान धारियाँ। और ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस तरीके का एक कवच पहना हुआ है, ऐसा कुछ लग रहा था। Between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. इसका मतलब ये था, यहाँ मोल का मतलब स्टूडेंट्स है तिल। क्या मतलब है? तिल। यहाँ लिख देती हूँ,
ठीक है, तिल। अब वो बता रहे हैं कि मुझे, अब वो बता रहा है कि वो दिखने में कैसा था। पहले तो लगा कि छोटा सा राक्षस जैसा आ गया, ऐसा राक्षस जो हम सोचा करते थे ना, अरे वो ऐसा जैसे छोटे बच्चों को डराने के लिए कहते हैं ना हाबू आ जाएगा। अब ये हाबू कौन है, वास्तव में क्या कोई हाबू है? नहीं है। तो ड्रैगन भी वास्तव में कुछ नहीं है, पहले के ज़माने में एक सोचा जाता था कि उस समय का एक कि हाँ ऐसा ड्रैगन भी कुछ होता होगा। तो ये देखकर लग रहा था वो ड्रैगन ही ऐसा आ गया, मतलब शरारती लग रहा था। और उसकी स्किन को, उसकी अपीयरेंस को बताया गया है कि उसकी स्किन कैसी थी। उसकी स्किन ऐसी थी एकदम सर से लेकर पूंछ की नोक तक एकदम किससे कोटेड थी, किससे सनी हुई थी, मिट्टी की लकीरों से एकदम बराबर सिमेट्रिकल थी, एकदम बराबर, ऐसी नहीं टेढ़ी मेढ़ी धारियाँ नहीं, बिल्कुल सही एकदम समान धारियाँ थी। और उन धारियों के बीच बीच में उसकी स्किन दिखाई दे रही थी। और उसकी स्किन कैसी थी, एकदम चॉकलेट ब्राउन कलर की थी, तिल जैसी दिखाई दे रही थी। तो तिल जैसी कैसे ऐसे क्योंकि धारियाँ बनी हुई थी ना, तो उसके बीच में एकदम तिल जैसी जगह थी, छोटे छोटे स्पॉट्स से ऐसे दिखाई दे रहे थे। और बहुत ही सॉफ्ट वेलवेट फर था। तो फर कैसा, फर का मतलब आप जानते हैं ना, जो हेयर होता है बेसिकली, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वेलवेट फ्लेयर, मतलब उसकी स्किन पे जो बाल थे, जो हेयर थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। ऐसा लगता था जैसे कोई चॉकलेट ब्राउन मोल हो, यानी भूरे, जो तिल की एक सॉफ्टनेस होती है ना, चिकनाहट एक होती है, उसके जैसा लग रहा था कि धारियों के बीच में जो स्किन है ना, वो एकदम चॉकलेट ब्राउन कलर के तिल हो मानो, इतना ज़्यादा। तो स्किन क्या कलर क्या है, चॉकलेट ब्राउन, और उसका स्पर्श कैसा है, बिल्कुल मानो चिकने तिल की तरह। He shook himself, and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि उसने अपने आप को जैसे ही हिलाया, जैसे जानवर अपने आप को ऐसे थोड़ा सा हिलाते हैं ना, एकदम अपने ऊपर से गंदगी साफ़ करने के लिए, मिट्टी लग जाती है या पानी भी होता है, तो वो अपने आप को पूरी तरह बहुत ज़ोर से हिलाते हैं ताकि वो सब झड़ जाए, मिट्टी हो पानी हो सब झड़ जाए। तो मुझे लगा कि जैसे उसने अपने आप को इस तरीके से हिलाया, मुझे लगा कि एक मिट्टी का एक बादल सा बन जाएगा, इतना ज़ोर से एक धुआं सा निकलेगा मिट्टी का, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, मतलब एक महीने तक मुझे इतना साफ़ करना पड़ा, मतलब इतना गंदा था वो, उसको इतना साफ़ करना पड़ा कि लगभग एक महीना मुझे लगा उसकी असली शक्ल देखने में कि अच्छा असली में ये ऐसा दिखता है, इतना मुझे उसको साफ़ करना पड़ा। तो सोचो वो कैसे हालत में आया होगा। तो बेसिकली यही बता रहे हैं कि उसकी जो ये जो गंदा जो हो रखा था ना, ये तो उसको क्लीन करना पड़ा था पूरा। अच्छा, एक्वेटिक एनिमल्स जो भी होते हैं, मैमल्स जो होते हैं ना, मतलब पानी के जो जीव होते हैं, वो चिकने ही होते हैं, पानी से एकदम उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। इसीलिए ये जो ऊदबिलाव है या ऑटर है, इसकी भी स्किन बहुत अच्छी है। तो स्टूडेंट्स, इस पर क्या है, लकीरें सी बनी हुई हैं, दो लकीरों के बीच में जो है जो स्किन दिखाई दे रही है वो किस कलर की है, एकदम चॉकलेट ब्राउन कलर की है। चॉकलेट का जो कलर होता है ना, डार्क, मतलब एकदम चॉकलेटी ब्राउन कलर की है। और जो स्पर्श है ना, वो इतना सॉफ्ट है, जैसे चिकना तिल बहुत सॉफ्ट होता है बेसिकली, तो उतना सॉफ्ट है वो। तो ये इसका अपीयरेंस बताया गया और काफ़ी शैतान लग रहा है वो। किससे पता चलता है ये, जो मिडिवली कंसीव्ड ड्रैगन, इससे पता चलता है कि काफ़ी शरारती है। Midgeville, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by zoologists Lutrogel persipicillata maxwell और Maxwell's otter। इसका ये मतलब है मिचबिल, यानी ये पता चला हमें, हमारा जो मैक्सवेल हैं उन्होंने इस ऑटर को क्या नाम दिया, अपने इस नए पेट को क्या नाम दिया, मिचबिल नाम दिया। क्या नाम दिया, मिचबिल। As I call the otter was in fact of a race previously unknown, वो किस प्रजाति का है जो पहले साइंस को पता तक नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ऑटर के बारे में साइंस तक वाकिफ़ नहीं था ज़्यादातर करके कि किस प्रजाति का है ना। And was at length christened by zoologists, यानी जो जूलॉजिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो जानवरों की पढ़ाई करते हैं, जैसे
जैसे साइंटिस्ट्स होते हैं साइंस की जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बॉटनिस्ट्स क्या होते हैं, बॉटनी जो पढ़ते हैं यानी पेड़ पत्ते फूल पत्तियाँ जो होती हैं या ये जो होते हैं ना नेचर या घास वगैरह, इन सब की जो स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है बॉटनिस्ट। और जो जानवरों के बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं उन्हें कहा जाता है जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो जूलॉजिस्ट्स ने इन्हें नाम दिया, ऑटर को नाम दिया। क्या नाम दिया? क्रिश्चियन का मतलब होता है स्टूडेंट्स नाम देना। ठीक है, ये एक कहा जाना चाहिए कि अंग्रेज़ी में जब हम कहते हैं ना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नामकरण संस्कार है, नया जो बच्चा होता है घर में उसका नामकरण संस्कार करते हैं, नाम रखा जाता है, उस नामकरण को ही इंग्लिश में क्रिश्चियन कहा जाता है। ठीक है, यानी नामकरण हुआ। तो जूलॉजिस्ट ने उसका नाम क्या रखा? ये ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली, ये एक साइंटिफिक नाम है। ठीक है, इट्स अ साइंटिफिक नेम ऑफ ऑटर, साइंटिफिक नेम ऑफ ऑटर या मैक्सवेल्स ऑटर, यानी मैक्सवेल का ऑटर भी कहा जाता है इन्हें। इसे क्यों कहा गया मैक्सवेल का ऑटर? क्योंकि गेविन मैक्सवेल के नाम के पीछे उन्होंने इसको नाम दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी से ये प्रजाति आगे और फेमस हुई थी, अदरवाइज साइंस को बहुत ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में। ठीक है, ये मैक्सवेल ऑटर जो नाम है वो काफ़ी बाद में दिया गया था। ठीक है, For the first 24 hours, Mitchell was neither hostile or friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. अब जब ये आया था ना मिचबिल, यानी ऑटर को मिचबिल का नाम दिया, तो अब हम इसे मिचबिल ही कहकर बुलाएंगे। अब जो मिचबिल है उसके साथ हुआ क्या, 24 घंटे मतलब पहले दिन क्या हुआ था, फॉर फर्स्ट 24 आवर्स वो ना तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, हॉस्टाइल का मतलब होता है नॉट सो फ्रेंडली, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रेंडली होना या बहुत ज़्यादा ऐसे मिलनसार होना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ना तो फ्रेंडली था, मतलब ना तो वो ज़्यादा मेरे से कोई इंटरेस्ट शो कर रहा था, और ना ही वो मुझसे इस तरीके से था कि मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरे पास आने की कोशिश कर रहा हो या मेरे से फ्रेंडशिप करना चाह रहा हो, दोस्ती करना चाह, मतलब कोई हरकत नहीं थी। वो क्या कर रहा था? काफ़ी अलूफ और इंडिफरेंट था, यानी मेरे से वो अलग थलग था। यानी ना तो उसने मुझे एक्सेप्ट किया था ना मुझे रिजेक्ट किया था, बस मेरे से अलग रहता था। मेरे बेड से या जहाँ मैं सोता हूँ उससे जितना दूर हो सके उतना दूर वो मुझसे रहता था, ये इसका मतलब है। तो मेरे से दूर और फ्लोर पे सो जाता था, फ्लोर पे सो जाता था। ये हरकत कितनी देर तक चली? 24 घंटों तक। मतलब पहले के जो शुरुआती जो 24 घंटे थे जब इसकी मुलाकात हुई थी मिचबिल से, तो उसकी क्या हरकतें या उसका क्या रवैया था मैक्सवेल के प्रति, वो बताया जा रहा है। द सेकेंड नाइट, दूसरी रात अब क्या हुआ? भाई कोई पेट नया नया घर पर अपन लेकर आते हैं तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि उसका पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है, उसके आसपास के लोग सब कुछ एकदम चेंज हो जाता है, तो उसको समझने में भी तो समय लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन है और ये सब क्या चीज़ें हैं, मैं कहाँ हूँ। तो ये इस तरीके से एडजस्ट कर रहा है। तो पहले दिन क्या हुआ वो आपको बता दिया गया। दूसरी रात क्या होता है? द सेकेंड नाइट मिचबिल came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. अब second night क्या हुआ? मिचबिल जो है वो जो मैक्सवेल है उसके बेड में आ गया, मैक्सवेल के पास आ गया और कहाँ सो गया? क्रूक ऑफ माई नीज़, यानी हमारा जो पैर है, जो घुटना होता है वो जहाँ से फोल्ड होता है ना, तो फोल्ड होने वाली जो बेंड जगह होती है ना उसको क्रूक कहा जाता है। तो वो सो रहा होगा, मैक्सवेल सो रहा होगा और उस क्रूक में आके जो है वो सो गया, जो मिचबिल है वहाँ आके सो गया। तो ऐसे बहुत कंफर्टेबल, जो भी पेट होता है ना वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अगर मेरा ये हाथ है, अगर मैं इसे ऐसे फोल्ड कर लूँ तो ये हिस्सा जो है स्टूडेंट्स वो बन जाएगा क्रूक ऑफ आर्म या एल्बो, क्रूक ऑफ एल्बो। उसी तरीके से जिससे से पैर फोल्ड हो जाता है तो वो हिस्सा बन जाता है क्रूक ऑफ नीज। तो यहाँ पर आके ये मिचबिल सो गया। ऐसी जगहों में बहुत ज़्यादा कोई भी पेट होता है वो बहुत कंफर्टेबल और सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि
अलग अनजानी जगह पे उनको भी डर लगता है कि कहीं उन्हें कोई मार ना दे, या जान से भी ना मारे तो कई बार कोई बीटिंग हो जाती है, ऐसे हाथ उठा लेते हैं, जो एक इनसिक्योरिटी सी रहती है, एक डर सा रहता है। इसीलिए जब उसे मिचबिल को ये लगा कि 24 घंटे हो गए, इसने मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मुझे डरने की ज़रूरत है, तो वो जाके उसके पास उसके पैरों में जाके सो गया। और कब तक सोता रहा? जब तक अगली सुबह तक, मतलब 3rd डे हो रहा है अब ये, अगली सुबह तक, जब तक जो सर्वेंट है, वो जो नौकर है, सुबह की चाय लेकर आया ना, तो चाय लेकर आया तब ये सब लोग जगे होंगे, तब तक ये सोता रहा वहीं पर। फिर दिन में क्या हुआ? दिन में ही बिगैन टू लूज हिज अपैथी। एपैथी का मतलब है इंटरेस्ट, एपैथी का मतलब यह है एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो इंटरेस्ट है वो इसने खोना शुरू कर दिया। मतलब रात में तो वो इंटरेस्टेड था कि मैं इसके पास जाके सो जाता हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल फील करूँगा, लेकिन जैसे ही दिन हुआ, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया उसने मैक्सवेल में, और क्या किया, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा किसकी तरफ था? अपने आसपास की चीज़ों पे, सराउंडिंग्स की, जो उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हो रहा है, उसमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा था। और वो कितना इंटरेस्ट ले रहा था? बहुत ही ज़्यादा। ही वॉज वेरी 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 कीन। वेरी कीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ये देखने में एक इंटरेस्ट ले रहा था। अच्छा ये क्या है, वो क्या है, अच्छा ये मुझे यहाँ रहना है, ये फ़र्श कैसा है, इन सब चीज़ों में अब वो दिन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। तो पूरी तरीके से देखिए, छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में बात की जा रही है ऑटर को लेके। क्यों? क्योंकि हमारे केविन मैक्सवेल जो हैं, ये एक नेचुरलिस्ट हैं, और इनका यही काम है, ये ऑब्ज़र्व करना, इस चीज़ को स्टडी करना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके का एक रिलेशनशिप रहता है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट कम्स, I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater, and making enough slosh and splash for a hippo. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ हिप्पो का मतलब है हिप्पोपोटामस, यानी गैंडा। अब जो गैंडा होता है उसको भी पानी बहुत मज़ा आता है, उसको जब पानी में जैसे ही जाता है, तालाब में या कहीं भी, तो बहुत खेलता है। तो उसी तरीके से ये जो ऑटर है, तो ये बताया जा रहा है कि जैसे ही मैक्सवेल उसको नहलाने के लिए बाथरूम में लेकर गया ना, तो वहाँ पर आधे घंटे तक तो वो एकदम पागल हो गया खुशी से, एकदम खुशी से झूमने लगा। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, प्लंजिंग मतलब पानी उछालना, खूब खेलना उसके अंदर, और पानी में डुबकी लगाना, फिर बाहर निकलना, इतना इंजॉय कर रहा था उस पानी को वो। and shooting up and down the length of the bathtub and underwater and making enough slosh and splash for a hippo। यानी जितना एक गैंडा जिस तरीके से वो करता है ना, पानी उछालना करना, उससे भी कहीं ज़्यादा उछल कूद इस छोटे से ऑटर ने मचा रखी थी। This I was to learn is a characteristic of otters. Every drop of water must be, so as to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि वो इतना ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑटर को लेकर ये पता चली हमारे मैक्सवेल को, इन्हें पता चला कि पानी किस हद तक पसंद है किसी भी ऑटर को। इतना पसंद है कि आप उस टब के अंदर बैठ कर वो कितना भी ज़्यादा खेल सकता है उसके साथ, कितना भी ज़्यादा उसे इंजॉय कर सकता है, फुल ऑन इंजॉय कर सकता है, तब तक जब तक या तो जिस टब में उसे बैठाया गया है या तो वो ना उलट जाए, तो वो उलट जाएगा, पानी गिर जाएगा, या तो तब जाके ही वो रुकेगा, या तब तक जब तक वो पानी ख़त्म ना हो जाए, मतलब उसमें जितनी आखिरी बूंद तक वो पानी जब तक उछल के हर कोने में ना फैल जाए, तब तक ये जो ऑटर है, ये मिचबिल हमारा, तब तक उस पानी में वो खेलता रहेगा। तो समझ में आ रहा है किस हद तक पसंद करता है। Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. अब यहाँ पर पानी के बारे में बताया गया है कि मिचबिल के लिए या ऑटर के लिए पानी का क्या रोल होता है। बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पानी को, एक्वेटिक मैमल है, पसंद तो करेगा ही। तो यहाँ बताया है कि जो पानी है वो हमेशा मूव पर रहना चाहिए, मेड टू डू थिंग्स। इसका मूव मतलब हमेशा पानी में एक हलचल रहनी चाहिए। अगर वो स्टैटिक है, यानी
अगर उसमें कोई हलचल नहीं है और एकदम स्थिर रखा हुआ है पानी, तो बिल्कुल हमारे मिजबिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यानी पानी में उछल कूद होती रहनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई काम होते रहना चाहिए। अब काम का क्या मतलब है, ऑटर क्या काम करेगा, या तो तैरता रहेगा उसमें, या उसमें उछल कूद मचाता रहेगा, या कभी पानी को यहाँ फेंकेगा कभी वहाँ फेंकेगा। तो यही उसके अंदर पानी में होते रहना चाहिए। लेकिन अगर वो पानी एकदम मोशनलेस है, मतलब अगर उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है उस पानी में, यानी मिजबिल को अगर खेलने नहीं दिया जा रहा है डायरेक्टली, तो ये जो है मिजबिल के अकॉर्डिंग वो जो पानी है ना वो तो वेस्ट हो गया। यानी इस पानी का क्या मतलब है, जो पानी एकदम स्थिर रखा हुआ है उसका क्या मतलब है, ये तो यूजलेस है। तो ये इसका मतलब वो पानी खराब हो, वेस्ट है एकदम, और बहुत ही प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग का मतलब है जो बहुत ही गुस्सा जो चीज़ दिला दे, ठीक है, बहुत ही प्रोवोक करती है, उकसाना बेसिकली, है ना। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, तो यानी गुस्सा दिलाना बहुत ज़्यादा। तो यानी अगर शांति प्रिय रखा हुआ है पानी, उसमें कोई हलचल मूवमेंट कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे ऑटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और मिजबिल को तो पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। जब तक पूरे वो जो जिस टब में वो खेलता है वो पानी बचना नहीं चाहिए उसमें, वो उसे खेलता रहना चाहता है। और अगर वो नहीं करने दिया जाए उसको, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और क्रोध में आ जाता है। 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. अब यहाँ पर फिर से ये बताया जा रहा है उसकी जो एक मिस्चीवियस हरकतें हैं ना, शरारतीपन, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या हो रहा है, 2 दिन के बाद मिजबिल जो है मेरे कमरे से, मैंने उसको छुप छुपा कर निकलते हुए देखा कि मेरे कमरे से निकल के भाग गया। और जैसे ही मैंने पलटा, आई टर्न्ड टू सी, जैसे ही मैंने पलट कर देखना चाहा कि भाई कहाँ क्या जा रहा है, तो मुझे बस उसकी पूंछ सी दिखाई दी। पूंछ एकदम जुप सी करती हुई दिखाई दी मुझे एकदम, कि अरे पूंछ तो हमारे मिजबिल की, ये जा कहाँ रहा है। और कहाँ दिखाई दी, जो कॉरिडोर जहाँ पर घूमता है ना, वहाँ पर वो जाते हुए नजर आया कि अच्छा ये वहाँ गया है। और ये कॉरिडोर सीधा कहाँ लेकर जाता है, बाथरूम की ओर। यानी देखा इसने कि मेरे कमरे से निकलकर कॉरिडोर से होता हुआ बाथरूम में जा रहा है, और ये मैंने देख लिया। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. यानी वो क्या किया, by the time, मतलब जब मैं वहाँ पहुँचा, जब तक मैं वहाँ पहुँचा उसके पीछे पीछे भाग कर, जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ, मिजबिल कहाँ है। मिजबिल पहुँच गया है बाथ टब के आखिर में, पहुँच गया है। बाथ टब के आखिर में कहाँ, जहाँ वो नल वगैरह सब लगे रहते हैं ना, सारा वो फिक्स रहते हैं जो नल जिनसे भरा जाता है उस बाथ टब को, वहाँ पे। और अपने पैरों से उनके साथ कुछ हरकत करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या हरकत करने की कोशिश कर रहा होगा, चलाने की कोशिश कर रहा होगा ना, कि जब हम इसको ऑन करते हैं ना, खोलते हैं, तब जाके पानी निकलता है, उसने देख लिया होगा। तो फंबलिंग का मतलब होता है बेसिकली कुछ करने की कोशिश करना, प्रॉपरली कुछ नहीं आता है। मान लीजिए नल खोलने की वो हरकत कर रहा है, अब उसको प्रॉपर तो नल खोलना नहीं आता ना, तो वो कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है, कभी हाथ ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे, तो इट मीन्स फंबल करना, थोड़ी थोड़ी गलती सी हो रही है, उससे प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा, दैट इज नोन एज फंबल। तो फंबलिंग हुआ वो एट द क्रोमियम टैप्स। टैप का मतलब होता है नल, टैप का मतलब होता है नल या नलका, नल या नलका, है ना। जो नल होता है उसे कहते हैं टैप्स। और जो क्रोमियम है वो क्या है, क्रोम के, यानी क्रोम क्या है, एक मेटल है। तो मेटल जो होता है या स्टील जैसा होता है ना, वो मेटल क्रोमियम। तो क्रोम का वो बना हुआ नल जो है उसको अपने पैरों से खोलने की कोशिश कर रहा था। आई वॉच्ड amazed. In less than a minute he had turned the tap far enough to produce a trickle of water, and after a moment or two achieved the full flow. इसका ये मतलब है कि मैं उसको देख रहा था, मतलब वो एकदम बाथरूम तक पहुंच गया और बस खड़े खड़े देख रहा था कि ये कर क्या रहा है। और वो बहुत अमेज हो रहा था, मतलब उसको ये चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी, वो इन्जॉय कर रहा था देखना कि किस तरीके से जो है ये ऑटर है वो किस तरीके से कोशिश कर रहा है कि नल खोले, फिर उसमें नहाए पानी के अंदर। तो
तो ये बहुत खुश हो रहा था, अच्छा लग रहा था उसे। ऐसा हमें भी लगता है जब हम छोटे बच्चों को एकदम हमारे घर में देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और वो कभी कुछ हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं बड़ों को देखकर, प्रॉपरली तो उन्हें आ नहीं रहा है लेकिन वो फिर भी वो हरकत करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो सीन नज़ारा होता है हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तक वो कोशिश करता रहा, और फिर 1 मिनट के अंदर उसने क्या किया, उसने जो टैप जो है वो चालू कर दिया, और पूरी तरीके से नहीं, इतना चालू कर दिया कि इट प्रोड्यूस्ड अ ट्रिकल ऑफ वाटर, मतलब एक तेज़ धार पानी की निकल आए उसमें से, पूरी तरीके से नहीं लेकिन एक धार सी निकल आई पानी की, मतलब पूरा ओपन नहीं किया, इतना ही खुल पाया उससे वो नल कि हल्की सी एक धार जो है, एक धार सी निकल आई पानी की। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, यानी कुछ समय के बाद, 1-2 ट्राई उसने नल के साथ और किया, और थोड़े समय के बाद उसने नल को पूरा प्रॉपर तरीके से खोल लिया कि पानी एकदम फुल फ्लो में आने लगे। तो यानी ये जो अटखेलियाँ कर रहा था ना ये ऑटर, इसी के बारे में बात हो रही है कि वो जो है किस तरीके से एंजॉय कर रहा था हमारा मैक्सवेल ऑटर को देख के। और मिचबिल जो है, यानी मैक्सवेल जो है मिचबिल को देखकर काफ़ी एंजॉय कर रहा था, और मिचबिल जो है वो अपनी पूरी कोशिश से लगा हुआ था कि पहले तो उसने इतना नल खोला कि थोड़ा थोड़ा पानी आने लग गया, और फिर थोड़ी देर बाद और उसने 2-3 बार ट्राई किया तो पूरा नल अच्छे से खुल गया और पानी जो है अपने फुल फ्लो में बहने लगा। He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि he had been lucky to turn the tap the right way because on later occasions he would sometimes screw it up still tighter. मतलब क्या होता है, जो मिचबिल है, अब उसको प्रॉपरली तो पता नहीं है ना कि किस तरीके से खोला जाता है टैप, प्रॉपर तरीका क्या है, और हर बार जाएगा उसी तरीके से खोल लेगा, नहीं। जब हम राइट साइड में नलके को घुमाते हैं इसका मतलब पानी आ रहा है, उल्टी दिशा में घुमाते हैं तो हम पानी मतलब नल का बंद कर देते हैं। अब अगर बंद नलके में ही हम उसको उल्टी दिशा में लेफ़्ट साइड में घुमाएंगे तो वो और टाइट होता चला जाएगा, और यही हरकत करता था कई बार हमारा मिचबिल कि क्या करता था, उसको सही डायरेक्शन में घुमाने की बजाय उल्टी डायरेक्शन में घुमा डालता था, तो वो और भी ज़्यादा टाइट हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर चिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट। अब ऐसे में क्या होता था, वो और टाइट हो जाता था तो खुल और नहीं पाता था, वो चाहे दाएं घुमाए बाएं घुमाए, ऑटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था फिर उसको प्रॉपरली चालू करना, और ऐसे में वो बहुत ही चिटरिंग मतलब हो जाता था। यानी ये जो हरकत कर रहा है ना ओपन क्लोज और इससे वो इतना ज़्यादा इरिटेट और इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता था कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा फेलियर है कहीं ना कहीं। तो मेक अ ट्विटरिंग और चैटरिंग साउंड, मतलब आप सोचिए जब भी मेटल की कोई चीज़ अगर आप उसको बंद कर रहे हैं, कस के बंद कर दी, तो जब ओपन नहीं हो पाती तो एक अजीब तरीके से ची ची सी आवाज़ होती है, उसी को चिटरिंग कहा गया है। तो उस आवाज़ पे जो मिचबिल है उसको बड़ी इरिटेशन होती थी और उसको कहीं ना कहीं गुस्सा आने लग जाता था कि ये खुल क्यों नहीं रहा है, कल तो इतनी इजीली खुल गया था, अभी ये खुल क्यों नहीं रहा है। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है, ये इसका हिंदी अनुवाद था स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। Very soon, Mitch would follow me without a lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. यानी बहुत जल्दी Mitch would follow me without a lead and come to me when I called his name. यहाँ इस लीड या लेड का मतलब है जो बेल्ट बनाई थी ना, हमने पहले पढ़ा था कि जो मिचबिल के लिए जो है मैक्सवेल ने एक बेल्ट बनाई थी ताकि उसको डायरेक्शन देना, अपने साथ कहीं भी ले जाना थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे, क्योंकि अभी भी जो मिचबिल है वो मैक्सवेल के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं हुआ था शुरू में, उसको नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। लेकिन अब जो है मिचबिल जो है, अब मिचबिल का शॉर्ट नाम क्या कर दिया, घर का नाम क्या कर दिया, मिच, प्यार का नाम। तो मिचबिल को अब प्यार से मिच बुलाया जाता है, अब हम भी मिच ही बुलाएंगे। तो मिच जो है उसको बेल्ट जो पहले बांधा जाता था, अब मैक्सवेल को बेल्ट बांधने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब दोनों को ही एक दूसरे में कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ मैं जो मिच है उसको पूरा कॉन्फिडेंस है मैक्सवेल पे कि हाँ ये मेरे को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, मैं एकदम सेफ़ हूँ इसके साथ, और मैं इसकी बात भी मानने लग गया था मिचबिल। तो अब उसको किसी भी लेड को बांधने या बेल्ट बांधने की अब ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर ये है कि अब
जो मैक्सवेल है वो यही बता रहे हैं कि अब मुझे उसको वो बेल्ट बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी उसको आवाज़ देता था तो वो अपना नाम अब पहचानने लगा था कि अगर मैं मिचबिल बोल रहा हूँ या मिच बोल रहा हूँ तो वो मेरी तरफ देख लेता था, अच्छे से उसको समझ में आ गया था कि मिचबिल कौन है और वो मेरी तरफ आ जाता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, मतलब ज़्यादातर करके वो अपना टाइम, जो मिचबिल है वो क्या करता रहता था, ज़्यादातर करके वो खेलता ही रहता था। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball. ड्रिबल का मतलब क्या होता है? ड्रिबल का मतलब जो हम बास्केटबॉल है तो उसको इस तरीके से जो ड्रिबल करते हैं, या फुटबॉल अगर खेल रहे हैं, सॉकर का मतलब फुटबॉल ही होता है, फुटबॉल अगर खेल रहे हैं तो उसके अंदर भी जो बॉल के साथ हम जिस तरीके से खेलते हैं, राइट, दैट इज़ नोन एज ड्रिबल। तो उसको, उसके पास एक रबर का बॉल था, उसको शफलिंग, इधर से उधर ले जाना, उधर से इधर ले जाना रूम के अंदर बहुत अच्छा लगता था मिचबिल को। तो क्या करता था और किस तरीके से खेलता था? ऐसा खेलता था मानो कोई ऐसा फुटबॉल प्लेयर है जिसके 4 पैर हों। अब ऐसा तो कोई फुटबॉल प्लेयर नहीं होता ना, सबके 2 ही पैर होते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो मिचबिल है ना, ऐसा लगता था कि कोई फुटबॉल प्लेयर है जो 4 पैरों पर चल रहा है, और 4 पैर वाला फुटबॉल प्लेयर ये सॉकर खेल रहा है, ये फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक। फ्लिक का मतलब है जोर से एक मारना बेसिकली। तो अब पैरों से, उसके पैर इतने बड़े तो होते नहीं, छोटे छोटे पाँव ही होते हैं, तो वो उसको ऐसा लगता था कि वो जो है उसको थ्रो भी कर पाता था, बॉल को एक से दूसरी जगह फेंक भी पाता था। तो कैसे फेंकता था? अपनी गर्दन के सहारे वो उसको मतलब मुंह से मारता था जोर से, कि मुंह से जोर से मारे तो एक जगह से दूसरी जगह बॉल बहुत इजीली चली जाती है, टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। और वो इतनी ज़ोर से मारता था कि बहुत ही ताज्जुब होता था कि वो अपनी गर्दन से इतना ज़ोर से एक फ्लिक मार सकता है। फ्लिक मार ली, या पैर से अगर मारा जाता तो किक भी कह सकते हैं इसको। इतनी ज़ोर से बॉल को मारता था कि बहुत ही ताज्जुब होता था कि अपनी गर्दन से वो इतना ऊंचाई पे और इतना दूर तक कैसे फेंक सकता है इस बॉल को, ठीक है। ऊंचाई, हाइट माने ऊंचाई, डिस्टेंस माने दूरी, तो इतना दूर सिर्फ अपने गर्दन से मार के कैसे फेंक सकता है? तो यानी इसको फुटबॉल खेलना तो बहुत ही अच्छा लगता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पाउज। मतलब जो सबसे फेवरेट टाइम पास, उसका टाइम पास मतलब जो असली गेम उसका जो सबसे ज़्यादा उसे पसंद आता था ना, वो क्या था? जब वो अपने एकदम लेट जाता था एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पाउज। अब देखो 4 पैर होते हैं इसके, अगर अपनी बैक से लेट गया, पीठ के बल लेट गया तो चारों पैर ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, और कोई भी चीज़ें ले लेगा और उसके साथ कुछ ना कुछ अटखेलियाँ करता रहेगा। ये करना उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, यानी सबसे ज़्यादा पसंद वो यही करना पसंद करता था। तो अब यहाँ देखो 3 चीज़ें के बारे में बता दिया। एक तो ये कि उसे पानी में खेलना बहुत पसंद था, पानी उसे बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा सॉकर खेलना पसंद था। सॉकर क्या स्टूडेंट्स? फुटबॉल खेलना, है ना। और फुटबॉल या सॉकर खेलना बहुत पसंद था। और उसके अलावा उसको अपने पीठ के बल पर लेट जाना और फिर अपने पैरों से कुछ ना कुछ, किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ उसके साथ करते रहना। कुछ भी करेगा लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ करता रहेगा। ये चीज़ें इसे करना बहुत ज़्यादा पसंद था। Marbles were Mit's favorite toys for this pastime. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and downside his white, flat belly without ever dropping one to the floor. Marbles क्या होता है? कंचे। तो कंचों के साथ खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था, तो उसका सबसे फेवरेट खिलौना वही था। वो क्या फेवरेट पास टाइम मतलब समय गुजारने का जो तरीका होता है ना, कि हम कुछ काम कर रहे हो तो वो काम करते हुए जो हम समय गुजार रहे हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो उसका फेवरेट है समय गुजारने के लिए? वो है कंचों के साथ खेलना। और वो इतना बढ़िया तरीके से कंचों से खेल रहा, वो फेवरेट टॉय है जिसके साथ खेलना उसे पसंद है। और वो इस तरीके से कंचों के साथ खेलता था कि वो अपनी बॉडी पर पूरा रोल करता रहता था उन्हें। कैसे? पीठ के बल लेट जाता था तो अलग अलग खिलौनों से खेलता रहता था। और वो अलग अलग खिलौनों में सबसे फेवरेट है उसका मार्बल। और मार्बल के साथ क्या करता था? अपने ऊपर अपनी बॉडी पे गिरा लेता था और ऊपर से लेकर नीचे तक वो जाते रहते थे। कभी एक कंचा रोल करता था, कभी 2 कंचे रोल करते थे। और उस बेली का मतलब होता है पेट, तो अपने पेट पर वो उसे रोल करता रहता था और कभी भी एक भी कंचा फ्लोर पर नहीं गिरता था। इतना बढ़िया तरीके से खेलता था वो।
तो यानी किस तरीके से उसको कितना खेलना कैसा क्या पसंद है उसके बारे में ही बात हो रही है। ये यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद लगाया हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ऑटर की अटखेलियाँ बेसिकली बता रहे हैं हमको गेविन मैक्सवेल कि किस तरीके से ऑटर दिखता है, किस तरीके से खेलता कूदता है, कितना ही चंचल किस्म का एक जानवर है। और स्टूडेंट्स यहाँ हमारा इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 है वो एंड होता है। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लगा होगा। आगे और भी एंटरटेनिंग रहेगा। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर भी अगर आपको इसको लेकर कोई डाउट रहा है, कहीं मन में कुछ भी आपको डाउट पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और अभी तक अगर आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त उसे सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर ले, क्योंकि ये आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल दीज टॉप कोर्सेज। तो यहाँ देखिए CBSE बोर्ड है जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा स्टेट बोर्ड्स भी हैं जैसे UP MP बिहार बोर्ड है। तो ये सब आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर आता है। और क्लास 7 से क्लास 12 तक के लिए सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं? बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और आपको ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं चैनल के वो आपको www.magnetbrains.com पर भी ईजीली मिल जाएंगे। इसके अलावा चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी एकदम मजबूत कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए मेरे साथ। इसके अलावा आप जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।